नई उम्मीदें, नए सपने और एक नई शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि हर सुबह लेकर आती है अवसर अपार और हम आपके लिए लेकर आ चुके हैं हमारा मॉर्निंग प्राइम टाइम शो नया सवेरा। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। अगले 1 घंटे हम जानेंगे देश और दुनिया से जुड़ी खबरें, आज होने वाले घटनाक्रम, जिसमें जानेंगे संसद में बजट सत्र के दूसरे चरण में आज दोनों सदनों में क्या रहने वाला है कामकाज। मेरे साथ है मेरी सहयोगी आंचल। सुप्रभात। शुक्रिया भावना। साथ ही हम जो पश्चिम एशिया का संकट है उस पर केंद्र सरकार की जो सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है उसके बारे में भी करेंगे चर्चा। साथ ही साथ जनादेश में जानेंगे कि जो आने वाले विधानसभा चुनाव हैं उसमें किस तरह से तमाम राज्य अब इस चुनावी समर में कूद चुके हैं, और साथ ही साथ ईरान इजराइल संघर्ष में अमेरिकी राष्ट्रपति का जो ये बड़ा बयान है आखिरकार वो किस तरफ संकेत करता है। साथ ही हम आपको दिखाएंगे अंतर्राष्ट्रीय जगत में और खेल जगत के साथ साथ बिजनेस वर्ल्ड में क्या कुछ खास हो रहा है। लेकिन सबसे पहले डालते हैं निगाह इस वक्त की प्रमुख टॉप लाइन्स की तरफ। केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर होगी चर्चा। पीएम ने कहा संकट से निपटने के लिए टीम इंडिया की तरह करना होगा काम। लोकसभा में वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा के बाद विधेयक को पारित कराने पर होगा विचार। राज्यसभा की कार्यसूची में ट्रांसजेंडर अधिकारों से जुड़े विधेयक सहित 3 विधेयक शामिल। पांच राज्यों में चुनाव प्रचार जोरों पर। बंगाल में भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन पार्टी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। केरल में राहुल गांधी प्रचार अभियान की करेंगे शुरुआत। ट्रंप ने फिर किया दावा, ईरान समझौता करने के लिए बेताब। अमेरिका ने जंग खत्म करने के लिए 15 बिंदुओं वाला रखा प्रस्ताव। ईरान ने गैर शत्रु तेल जहाजों के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट का खोला रास्ता। और खेल की खबरों में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनी सबसे महंगी आईपीएल की टीम। करीब 16,000 करोड़ रुपए में आदित्य बिरला टाइम्स ग्रुप समेत 4 कंपनियों ने खरीदा। वहीं 15,000 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स को मिलेगा नया मालिक। और आइए अब जान लेते हैं सभी खबरों को विस्तार के साथ और बात करते हैं सबसे पहले संसद की, जिसके दोनों सदनों में आज अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। लोकसभा में आज वित्त विधेयक 2026 पर चर्चा जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विधेयक को पारित करने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके अलावा दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता संशोधन विधेयक 2025 भी सूचीबद्ध है। बात अब राज्यसभा की कर लेते हैं। राज्यसभा की कार्यसूची में आज 3 विधेयक शामिल हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कॉर्पोरेट विधियां संशोधन विधेयक 2026 को दोनों सदनों की संयुक्त समिति को भेजने का प्रस्ताव पेश करेंगी। इसके साथ ही केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल सामान्य प्रशासन विधेयक 2026 भी आज सूचीबद्ध है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह विधेयक पर चर्चा का प्रस्ताव रखेंगे। वहीं ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण संशोधन विधेयक 2026 विचार और पारित किए जाने के लिए सूचीबद्ध है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार इस पर चर्चा और इसे पारित करवाने के लिए प्रस्ताव करेंगे। तो कई अहम विधायी कार्यसूचीबद्ध जो कि लोकहित राष्ट्रहित से जुड़े हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। पश्चिम एशिया संकट पर केंद्र सरकार ने संसद परिसर में आज शाम 5 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बैठक में पश्चिम एशिया संकट से निपटने की रणनीति पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठक की अध्यक्षता कर सकते हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी उपस्थित रह सकते हैं। आपको बता दें कि ये सर्वदलीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में दिए गए भाषण के बाद बुलाई गई है। विपक्ष ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वक्तव्य के बाद इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग उठाई थी। तो सर्वदलीय बैठक की अगर बात की जाए तो आज शाम 5 बजे होनी है। विपक्ष इस मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक की मांग लगातार करता रहा है। और वहीं प्रधानमंत्री ने कल संसद में कहा कि संकट से निपटने के लिए टीम इंडिया की तरह काम करना होगा। साथ ही ऊर्जा संकट पर लोगों को इस स्थिति का फायदा न उठाने की चेतावनी दी और राज्य सरकारों से कालाबाजारी और जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए कहा। यानी जनहित सर्वोपरि है। ऊर्जा संकट पर स्थिति का फायदा न उठाने की चेतावनी प्रधानमंत्री ने दी। उन्होंने कहा कि राज्यों को कालाबाजारी जमाखोरी पर रोक लगाने का कड़क आदेश दिया गया है।
संकट को देखते हुए टीम इंडिया की भावना के साथ उठाए कदम, ये कहना था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, यानी कि जनहित सर्वोपरि है। राज्यसभा में संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बड़ी बातें कही, जहां कहा कि बदलते हालात में हर चुनौती के लिए तैयार रहना पड़ेगा और साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार के लिए जनहित सर्वोपरि है, यानी देश सर्वोपरि है, देश की जनता सर्वोपरि है, 140 करोड़ देशवासी सर्वोपरि है। संवाद और कूटनीति की जरूरत पर जोर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और कहा कि ईरान, इजराइल और यूएस सहित संबंधित देशों से लगातार भारत संपर्क में है और इस संकट के समय में देश में के काम आ रहे 11 वर्षों के प्रयास इस बात का सबूत दे रहे हैं कि सरकार लगातार, चाहे पश्चिम एशिया में संकट चल रहा हो, लेकिन भारत में एलपीजी हो या कच्चे तेल की स्थिति हो, उस पर लगातार काम कर रही है और नियमों के अनुसार नए नए बदलाव किए जा रहे हैं ताकि जनता को कोई परेशानी ना हो। तो युद्ध प्रभावित क्षेत्रों में भारतीयों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की प्राथमिकता है, जो कहीं ना कहीं जनहित सर्वोपरि के स्वभाव की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। साथ ही साथ राज्यों में कैसे कालाबाजारी और जमाखोरी पर अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए कई कार्रवाइयां की जा रही हैं। और प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि संकट को देखते हुए टीम इंडिया की तरह और उसी भावना अनुरूप हमें काम करना होगा। इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश राज इस वक्त जुड़ गए। राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश, संसद का आज का दिन काफी अहम होने वाला है क्योंकि कई ऐसे विधायी कार्य हैं जो सूचीबद्ध है, लेकिन इससे इतर सर्वदलीय बैठक आज 5 बजे बुलाई गई है और एजेंडा साफ है क्योंकि लगातार विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर रहा था। हाँ देखिए, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट पर जब अपने बयान दे दिए, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो चला है। विपक्ष के वो तमाम आरोप खारिज हो चले हैं जिसमें वो लगातार भारत सरकार को कोसने का काम कर रही थी, भारत सरकार पर हमले कर रही थी। प्रधानमंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से लोकसभा में भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों का पूरा ब्यौरा पेश किया। वहीं राज्यसभा में जब प्रधानमंत्री बोलने के लिए खड़े हुए तो निश्चित तौर पर वो देश के नेता के तौर पर खड़े हुए, एक वैश्विक नेता के तौर पर अपनी पहचान को मुकम्मल कर चुके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं उच्च स्तर से एक स्वर पूरे दुनिया भर के मुल्क में शांति बहाली की अपील भी की और निश्चित तौर पर उन्होंने फेडरल स्ट्रक्चर को मजबूत करने की बात करी। उन्होंने कहा कि जो केंद्र और राज्य के जो संबंध हैं, चाहे किसी भी की सरकार हो, लेकिन राज्य और केंद्र दोनों मिलकर इन चुनौतियों से निपटने की कोशिश करेंगे। और आपको आज याद हो कि कोरोना संकट के दौरान हमने देखा कि विभिन्न राज्यों में भले ही एनडीए की सरकार न हो, विपक्षी दलों की भी सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत किया करते थे, उनसे रूबरू होते थे, राज्यों की समस्याओं को जानने की कोशिश करते थे और केंद्र राज्य के जो संबंध हैं, जो फेडरल स्ट्रक्चर हमारा है, उसको मजबूत करते हुए वो नजर आए थे। और कोरोना जैसी भयावह स्थिति से निपटने में जब भारत सरकार कामयाब हो चुकी है, तो मुझे लगता है कि ये जो चुनौती है, ये चुनौती निश्चित तौर पर एक वैश्विक चुनौती जरूर है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो दृढ़ संकल्प, जो उनकी इच्छा शक्ति है और जो उनकी तमाम राज्य सरकारों से अपील है, उसमें कहीं ना कहीं जनहित सर्वोपरि दिखाई पड़ता है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने तमाम राज्य सरकारों से ये अपील की है कि इस संकट की घड़ी में जमाखोरों और कालाबाजारियों पर नकेल कसे ताकि जनता को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अमूमन ये देखा जाता है कि जब इस तरह की संकटें आती हैं तो निश्चित तौर पर जो जमाखोर हैं या कालाबाजारी हैं, वो तमाम वस्तुओं को अपने पास केंद्रित कर लेते हैं और गरीबों तक पहुंचने में दिक्कतें होती हैं। तो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से राज्यों को अपील किया है, वह अपील बहुत ही सराहनीय कहा जा सकता है और विपक्ष के तमाम जो आरोप हैं उसको उन्होंने खारिज भी किया। इंटर मिनिस्ट्रियल जो कमेटी है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जनता को बताने की कोशिश कर रही है कि क्या क्या भारत सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आज की जो सर्वदलीय बैठक है वो उसी कड़ी का एक हिस्सा हो सकता है जिसमें प्रधानमंत्री ने पूरे दुनिया भर के मुल्क में शांति बहाली की अपील की है। जी,
बिल्कुल, इसके साथ राजेश, अगर आज की बात करें, दोनों सदनों में अहम विधायी कार्य सूचीबद्ध है। अगर ट्रांसजेंडर के अधिकारों से जुड़ा विधेयक कहा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण विधेयक इसे कहा जा रहा है, जिसे विचार और पारित करने के लिए आज रखा जाएगा। कल भी इस पर चर्चा हुई थी। किस तरीके से ये बिल का मुख्य उद्देश्य, कैसे ये ट्रांसजेंडरों की मदद करेगा और उनको लाभ पहुंचाएगा? देखिए, ट्रांसजेंडर से संबंधित जो विधेयक है भावना, वो कल सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार लोकसभा में लेकर आए थे और उसे देर शाम चर्चा कराने के बाद उसे पारित करा लिया गया और पूरे ध्वनि मत से उसे पारित करा लिया गया है। आज वो विधेयक राज्यसभा में रखा जाएगा और राज्यसभा में चर्चा के बाद उस विधेयक को जब पारित करा लिया जाएगा तो वह विधेयक जब कानून की शक्ल लेगा तो ट्रांसजेंडरों के लिए बहुत ही राहत का पैगाम लेकर आएगा, क्योंकि उसमें, उस विधेयक में कई तरह के ऐसे दंडात्मक प्रावधान भी किए गए हैं जिस दंडात्मक प्रावधान के बाद ट्रांसजेंडरों के साथ जो भेदभाव की खबरें आती हैं उस पर नकेल कसी जाएगी, उस पर कहीं ना कहीं लगाम कसने की कोशिश की जाएगी। तो निश्चित तौर पर ट्रांसजेंडर विधेयक पर नजर होगी। वहीं लोकसभा में जो फाइनेंस बिल है, फाइनेंस बिल पर लगभग कल चर्चा पूरी हो चली है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त विधेयक पर संसद में, लोकसभा में जवाब दे सकती हैं और राज्यसभा में जो विनियोग विधेयक है, विनियोग विधेयक क्रमांक जो संख्यांक 2 है, उस पर भी चर्चा लगभग पूरी हो चुकी है। उस पर भी वित्त मंत्री आज रिप्लाई कर सकती हैं। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। और जिस सीसीपीए विधेयक का जिक्र आपने किया अपने एंकर में कि गृह मंत्री अमित शाह उसे लेकर आएंगे, जो पुलिस बल से संबंधित विधेयक है, वो कई दिनों से वो विधेयक सूचीबद्ध है, लेकिन अभी तक वो राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो पाया है। देखना होगा कि वो विधेयक इंट्रोड्यूस होता है या फिर संयुक्त संसदीय समिति को चला जाता है। इस पर तमाम लोगों की नजर रहेगी। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण होगा क्योंकि कल छुट्टी का दिन है और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में संसद के लिए मात्र कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। बिल्कुल, विधेयकों के हिसाब से देखा जाए तो आज कई ऐसे अहम विधेयक हैं जो सूचीबद्ध हैं और सर्वदलीय बैठक भी है, तो आज का दिन काफी अहम हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राजेश, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टेलीफोन किया और पश्चिम एशिया की स्थिति पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विचार विमर्श किया। साथ ही भारत ने तनाव कम करने और जल्द से जल्द शांति बहाल करने का समर्थन किया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट का खुला, सुरक्षित और सुगम रहना पूरे विश्व के लिए अत्यंत जरूरी है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने शांति और स्थिरता के प्रयासों के लिए संपर्क में बने रहने पर भी सहमति जताई है। तो पश्चिम एशिया के हालात पर अमेरिकी राष्ट्रपति की प्रधानमंत्री से फोन पर बात हुई, जहां जल्द से जल्द शांति बहाल करने पर लगातार जोर दिया गया। साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके से टेलीफोन पर बातचीत की। सोशल मीडिया पर पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि उन्होंने पश्चिम एशिया की बदलती स्थिति पर चर्चा की, जिसमें वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने वाली बाधाओं पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके साथ ही उन्होंने भारत श्रीलंका ऊर्जा सहयोग को मजबूत करने और क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाने के उद्देश्य से की गई जो तमाम प्रमुख पहले हैं उनकी प्रगति की समीक्षा भी की। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और श्रीलंका ने साझा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है। और वहीं भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया और इसके लिहाज से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के जरिए प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पादों के वितरण आदेश 2026 को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अधिसूचित कर दिया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। सरकार का मकसद साफ है कि पूरे देश में पाइपलाइनों को तेजी से बिछाने और विस्तार करने के लिए एक सुव्यवस्थित, समयबद्ध और पारदर्शी ढांचा तैयार करना, ताकि अनुमतियों में होने वाली देरी और ग्राउंड पर होने वाली समस्याओं का समाधान हो सके। भारत सरकार के इस फैसले से पाइप्ड नेचुरल गैस नेटवर्क का विस्तार होगा। साथ ही रसोई, परिवहन और उद्योगों में स्वच्छ ईंधन की ओर बदलाव तेज होगा, जो ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगा। सरकार का कहना है कि बढ़ती ऊर्जा मांग और वैश्विक चुनौतियों को देखते हुए ये आदेश पुरानी समस्याओं जैसे नियामक अनिश्चितता, अनुमोदनों में देरी और अड़चनों को दूर करेगा। ये कदम स्वच्छ ऊर्जा, बेहतर वायु गुणवत्ता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देगा।
रहा रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जो ब्रेक के बाद लौटेंगे तो बात करेंगे आगामी विधानसभा चुनावों में क्या कुछ खास चल रहा है जनादेश में। ये सब इस छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए नया सवेरा। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर MDH मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी, अब पाइए बचत ही बचत। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग ID नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से आपका बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत और आइए बात करते हैं आगामी विधानसभा चुनावों से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। सबसे पहले खबर पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई, जिसके मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीतिक तैयारियों को तेज कर दिया है। इसी कड़ी में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज अपने 2 दिवसीय बंगाल दौरे के दूसरे दिन मैराथन बैठकें करने वाले हैं। आज के दिन की शुरुआत वो सुबह करीब 10 बजे प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर के दर्शन पूजन के साथ करेंगे। इसके बाद सॉल्ट लेक स्थित पार्टी कार्यालय में चुनाव प्रबंधन टीम और विभिन्न मोर्चों के जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ जीत की रणनीति साझा की जाएगी। दोपहर वरिष्ठ नेताओं के साथ उच्च स्तरीय चर्चाएं होंगी और न्यू टाउन में नवद्वीप जोन की बैठक का समापन होगा। इससे पहले मंगलवार को दौरे के पहले दिन उन्होंने डिजिटल पहुंच, बूथ नेटवर्किंग मजबूत करने के लिए कई अहम बैठकें की थी। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में इस बार 23 और 29 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है, जबकि मतगणना 4 मई को निर्धारित की गई है। वहीं पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने कोलकाता में खास जागरूकता कार्यक्रम में कॉलेजों के छात्र छात्राओं को मतदान की प्रक्रिया, उनके अधिकार और जिम्मेदारी के बारे में विस्तार से बताया। पश्चिम बंगाल चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने पहली बार वोट देने वाले मतदाताओं को लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का मुख्य फोकस उन युवाओं पर था जिन्होंने हाल ही में 18 साल की आयु पूरी की है और पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। कोलकाता के विभिन्न कॉलेजों के छात्रों और बूथ लेवल अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया, जहां उन्हें मतदान प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण और मतदान के नैतिक पहलुओं पर विस्तार से जानकारी दी गई। Free and fair poll is our motto. We will have to conduct it as free as possible, as fair as possible. And you know, your one vote is very important. There are instances in India, in Rajasthan, a declared chief minister candidate lost his election by 1 vote. बूथ लेवल अधिकारी और विभिन्न कॉलेजों के सैकड़ों छात्र छात्राएं इस जागरूकता कार्यक्रम में शामिल हुए। हॉल में उत्साह का माहौल दिखा। इस जागरूकता सत्र के दौरान मौजूद युवाओं की शंकाओं का समाधान किया गया और उन्हें ये समझाया गया कि उनका वोट लोकतंत्र में अहम भूमिका निभाता है। कार्यक्रम के दौरान मतदान प्रक्रिया, वोटर पंजीकरण, EVM का इस्तेमाल और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक मतदान पर विस्तार से चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि वोट सिर्फ एक कागज पर निशान नहीं, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का माध्यम है।
फेस्टिविटीज़ अराउंड द सेलिब्रेशन ऑफ इलेक्शंस, इस मोटो के साथ, इस ऑब्जेक्टिव के साथ हम लोग अक्रॉस स्टेट, अक्रॉस हर डिस्ट्रिक्ट में स्वीप इवेंट कराएंगे और अपने वोटर्स और अपने सारे स्टेक होल्डर्स को अवेयर करेंगे, एजुकेट करेंगे, उन्हें नज करेंगे अबाउट देयर इम्पोर्टेंस ऑफ वोट। चुनाव आयोग की इस पहल से छात्रों को मतदान के महत्व का एहसास हुआ और उन्होंने बड़ी जिम्मेदारी से मतदान करने का संकल्प लिया। चुनाव आयोग का ये कार्यक्रम आगामी चुनावों को लेकर एक अहम कदम है, जो सुनिश्चित करता है कि हर मतदाता को लोकतंत्र के इस महोत्सव में अपनी जिम्मेदारी जरूर निभानी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए बात करते हैं असम की, जहां आगामी 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर नामांकन पत्रों की जांच प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी। राज्य के कुल 126 निर्वाचन क्षेत्रों में से 124 सीटों पर जांच कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। 124 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 776 उम्मीदवारों के नामांकन पत्र वैध पाए गए हैं। वहीं 24 बारपेटा और 65 ढेकिया जुली विधानसभा सीटों के नामांकन पत्रों की जांच को आज सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस चुनाव के लिए कुल 815 उम्मीदवारों में से 1389 नामांकन पत्र दाखिल किए थे। अब शेष 2 सीटों की जांच पूरी होने के बाद उम्मीदवारों की अंतिम सूची स्पष्ट हो जाएगी। तो असम में भी चुनावी हलचल देखने को मिल रही है। न्यू गुवाहाटी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार दिप्लू रंजन शर्मा ने बीजेपी की जीत का विश्वास जताया है। मुझे क्या बोलने की जरूरत है, लोगों का उत्साह, और ये उत्साह मैं बार बार बोल रहा हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रति जो प्रेम, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति जो लोगों का प्रेम, हमारा म्यूनिसिपैलिटी जो काम किया, तो ओवरऑल इट इज ए रिफ्लेक्शन टुवर्ड्स बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का प्रति लोगों का जो आशीर्वाद है ये अभूतपूर्व है। तो मैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पार्टी, एज ए कैंडिडेट ऑफ द पार्टी, आई एम वेरी मच फॉर्चुनेट कि हमको लोगों का ब्लेसिंग्स मिला और आप ये मान लीजिए विथ रिकॉर्ड ब्रेकिंग हम लोग जीतेंगे। और वहीं चुनाव आयोग ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में विभिन्न जिला मुख्यालयों पर स्थित ईवीएम वीवीपैट भंडार गृह से मशीनों को विधानसभा क्षेत्रों में भेजा गया है। त्रिची से 9 निर्वाचन क्षेत्रों और रानीपेट से 4 सीट के लिए ईवीएम और कोयम्बटूर से 10 विधानसभा क्षेत्रों के लिए ईवीएम वीवीपैट भेजा गया। इस दौरान इरोड जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि हमारे पास ईवीएम का आरक्षित भंडार जरूरत से 20% ज्यादा है। और अब बात केरल की, जहां आज राहुल गांधी प्रचार अभियान की शुरुआत करने वाले हैं। इस बीच जहां चुनाव आयोग अपनी तैयारियों को मुकम्मल करने में जुटा हुआ है, वहीं उम्मीदवार भी अपनी दाल ठोक रहे हैं। 140 सीट पर 9 अप्रैल को होने वाले मतदान के लिए 1254 उम्मीदवारों ने 2125 नामांकन दाखिल किए, जिनकी जांच चल रही है। नामांकन पत्रों की जांच के बाद नाम वापसी की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस बार 2.71 करोड़ मतदाता उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे, जिसमें 273 थर्ड जेंडर मतदाता और 53,984 सर्विस वोटर शामिल हैं। केरलम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी रतन यू केलकर ने बताया कि नाम वापसी के बाद वैध उम्मीदवारों की अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी। इधर मतदान को सुचारू ढंग से पूरा कराने के लिए चुनाव आयोग पहले ही करीबन 1 लाख से ज्यादा मतदान कर्मियों को प्रशिक्षण दे चुका है। इस चुनाव के लिए पहली बार आयोग ने प्रमाणन के साथ ऑनलाइन प्रशिक्षण मॉड्यूल शुरू किए, जो प्रत्यक्ष सत्रों के पूरक के रूप में काम करेंगे। शांतिपूर्ण मतदान करवाने के लिए चुनाव आयोग विशेष कदम उठा रहा है। केरल के सभी 30,000 से ज्यादा मतदान केंद्रों पर कड़ी निगरानी में मतदान करवाया जाएगा। इसके लिए सीआरपीएफ सहित सीएपीएफ की 145 कंपनियों की टुकड़ी तैनाती की जा रही है, जिनमें से 30 कंपनियां पहले ही क्षेत्र में मौजूद हैं। आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने के लिए निगरानी दल, उड़न दस्ते, जांच चौकियां सक्रिय हैं। और आपको बता दें कि ये 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आंचल, साथ ही साथ सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय चुनाव प्रचार के लिए जुट गई हैं। का सभी ने कमर कस ली है। बिल्कुल। और इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारे 3 संवाददाता अलग अलग राज्यों से जुड़ रहे हैं इन चुनावी अपडेट्स के साथ। नीरज जुड़ रहे हैं तिरुवनंतपुरम से, अश्विनी मिश्र असम गुवाहाटी से और सौरभ दत्ता जुड़ रहे हैं
कोलकाता से। सबसे पहले रुक कर लेते हैं सौरभ का, जो कि कोलकाता से जुड़ गए हैं। सौरभ, अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो नितिन नवीन जो कि पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, आज उनका दूसरा दिन है। लगातार वो ग्रास रूट लेवल पर जो बूथ कार्यकर्ता हैं उन्हें मजबूती के साथ काम कर रहे हैं और साथ ही साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से वहां का जो पब्लिक सेंटिमेंट है वो क्या कहता है। आंचल, देखिए एकदम सही बात कही आपने। नितिन नवीन जो बीजेपी के सर्वभारतीय अध्यक्ष हैं, वो आज जो बैठक करेंगे वो स्टेट इलेक्शन मैनेजमेंट की जो टीम है, बीजेपी के जो चुनाव जो रणकौशल तैयार करने वाले जो स्टेट बीजेपी लीडर्स उसमें हैं, उनके साथ बैठक करेंगे। ये बैठक में ये बात साफ है कि चुनाव आने वाले चुनाव में कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज क्या कैंपेन होगा, ओवरऑल क्या कैंपेन होगा, बीजेपी किन किन मुद्दों पर बंगाल में चुनाव लड़ना चाहती है और उन मुद्दों को किस तरह से वोटरों के पास लाया जाएगा, और चुनाव के चलते जो टीएमसी के जो कैंपेन है उसको कैसे काटा जाए, उसको किन किन बातों से लॉजिक से काटा जाए, वो सारी बातें आज यहाँ पे बैठक पे होगी। और साथ ही साथ आप जानते हैं कि अभी बीजेपी का करीब 40 सीटों पे कैंडिडेट का लिस्ट आना बाकी है। उन सारे लिस्ट कैंडिडेट सीट में कौन कौन उम्मीदवार खड़े होंगे उसको लेके भी चर्चा चल रही है, बैठक चल रही है। और सीनियर लीडर्स के भी साथ आज मीट है। शाम को नवद्वीप जोन के एक मीटिंग है, वहां के जो कार्यकर्ता है उनके साथ बैठक है। और लगातार ये बैठक चल रहा है क्योंकि इस बार सीधा चुनौती है टीएमसी के साथ बीजेपी का, और भाजपा ऐसा कोई कदम नहीं उठा सकती जिससे कोई चूक हो जाए। और इसलिए इन बातों को सुनिश्चित करने के लिए खुद सर्वभारतीय अध्यक्ष शहर में आए हुए हैं। सेंट्रल मिनिस्ट्री के लीडरशिप हैं, यहाँ के स्टेट के जो लीडरशिप है सभी हैं, और इनको सबको लेकर एक सुचारू ढंग से एक जो कहा जाता है कि एक ऑल आउट अटैक टीएमसी को, वो ऑल आउट अटैक का जो रणकौशल है वो तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल, बीजेपी और टीएमसी इस समय आमने सामने नजर आ रही है, लेकिन इस समय हमारे साथ अश्विनी मिश्र जुड़े हुए हैं गुवाहाटी से, उनका रुख करेंगे। अश्विनी, अगर असम का देखें तो हिमंत बिस्वा शर्मा पूरी कोशिश, पूरी जोर आजमाइश के साथ हैट्रिक लगाने की कोशिश करने में जुटे हुए हैं। बीजेपी इस समय आश्वस्त नजर आ रही है, लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो अंदर खाने में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एआईयूडीएफ की बात करें या फिर असम गण परिषद की बात करें, कांग्रेस के लिए यहाँ एक गंभीर स्थिति पैदा हो रही है। जी, निश्चित तौर से अगर देखें भावना, यहाँ पर चुनाव प्रचार दिनों दिन जोर पकड़ रहा है। नामांकन पत्रों की जांच कल हुई। नामांकन पत्रों की जांच होने के बाद जालुकबाड़ी जो कि विधानसभा क्षेत्र है खुद हिमंता बिस्वा शर्मा का, वहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जो है विदिशा नियोग, उनका पर्चा जो है खारिज हो गया है। पूरे प्रदेश की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में 815 जो वो हैं कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने तकरीबन 1350 के आसपास पर्चे, कुछ बहुत सारे कैंडिडेट 2-2, 3-3 पर्चे भरते, कई सेट भरते हैं, तो 815 उम्मीदवारों ने पर्चे भरे थे। 776 उम्मीदवारों के पर्चे वैध पाए गए हैं। 2 बारपेटा और साथ ही साथ ढेकुआ जुली, इन दोनों जगहों पर आज 11 बजे 12 बजे तक का स्क्रूटनी का काम पूरा हो जाएगा। लेकिन जो बड़ी खबर है वो अगर देखें सूबे से तो वो ये है कि अब जो है हिमंता बिस्वा शर्मा का जो कंटेस्ट है वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कांग्रेस की तरफ से या फिर किसी अन्य बड़े राजनीतिक दल की तरफ से कोई उन्हें चुनौती नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी का पर्चा खारिज हो चुका है। पर्चा खारिज होने के बाद कांग्रेस प्रत्याशी के मैदान में न होने के बाद एक तरीके से मान के चलिए कि वो सीट जो है क्लीन स्वीप जैसी होगी। पूरी की पूरी कोशिश है जो है भाजपा की कि वो इस पूरे के पूरे डबल इंजन सरकार की उपलब्धियों के तहत एक बार फिर सरकार बनाए। कांग्रेस की कोशिश ये है कुछ क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के साथ गठजोड़ करके एक मुकम्मल चुनौती पेश करे और साथ ही साथ उसकी सरकार बनने की स्थितियां बन सके, ऐसी उसकी कोशिश है। लेकिन एक कहीं ना कहीं विघटन दिखता है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी 21 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हुए। पश्चिम बंगाल में कहीं शांत रहता है झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन यहाँ पर असम में आकर अपने कैंडिडेट उतारता है, क्योंकि यहाँ पर जनजातीय आबादी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा को कहीं अपनी ज़मीन दिखती है। टीएमसी ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। तो जो ब्रॉडर सेंस में एक विपक्ष महागठबंधन की बात करता है वो बिखरा हुआ दिखता है। रायजोर दल, असम जातीय परिषद और अन्य राजनीतिक दलों के साथ यहाँ पर कांग्रेस ने गठबंधन बनाया है। कितना कारगर साबित होगा वो निश्चित तौर से देखने वाली बात होगी। हाँ, लेकिन ये है कि अभी जो है जो स्क्रूटनी के बाद की स्थिति है वो ये है कि 776 उम्मीदवार अभी मैदान में हैं। 2 विधानसभा सीटों पर अभी स्क्रूटनी होने के बाद स्थिति और साफ हो सकेगी। नाम वापसी की तारीख 26 तारीख है।
वास्तव में नाम वापसी की तारीख जो 26 तारीख है, क्योंकि बहुत सारे निर्दलीय कैंडिडेट, बहुत सारे बागी कैंडिडेट, बहुत सारे पार्टियों के रिबेल्स जो है वो अपने प्रत्याशियों के खिलाफ अपने मैदान में उतरते हैं, तो खाका साफ हो सकेगा 26 के बाद, जब नाम वापसी की स्थिति होगी 26 की शाम तक। हाँ, ये है कि सबने जोर आजमाइश पूरी तरीके से सियासी दंगल में अपनी शुरू कर दी है और लगातार प्रचार जोर पकड़ रहा है। जी बिल्कुल। और आइए अब जब हम नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं, हम आपको सीधे ले चलते हैं साउथ जोन की तरफ, जहां नीरज जुड़ गए हैं तिरुवनंतपुरम से। नीरज, मिशन साउथ के लिहाज से तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं जो चुनावी समर में अपनी जीत की ताल ठोक रही हैं, किस तरह से चुनावी अभियान की तैयारी कर रही हैं? देखिए, बिल्कुल केरल के जो रण है उसको जीतने के लिए कोशिशें लगातार जारी हैं। आप देखें कि खुद कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो राहुल गांधी हैं वो आज केरल के अंदर चुनावी सभा कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी लगातार कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कैंपेन करे, क्योंकि जिस तरह के सर्वे आए थे, जिस तरह की जानकारी आई थी, उससे थोड़ा उत्साहित है कांग्रेस पार्टी। वहीं अगर हम लेफ्ट एलडीएफ की बात करें तो वो भी जो लगातार इस बात के दावे कर रही है कि तीसरी बार वो लगातार सरकार बनाएंगे। हालांकि 40 साल के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि 2 बार यहाँ पर एलडीएफ की जो सरकार है वो लगातार बनी। इससे पहले आप देखें कि एक बार एलडीएफ और दूसरी बार जो यूडीएफ है वो यहाँ पर सरकार बनाते रहे। तो एलडीएफ की कोशिश यही है कि तीसरी बार सरकार बनाकर वो एक इतिहास रचें। अब देखना यह है कि जो जनता है वो किसको वोट करेगी। दूसरी, अगर हम भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों की बात करें तो एक तीसरी जो शक्ति और ये तीसरी राजनीतिक ताकत बनकर उभरी है। जिस तरीके से हमने देखा था तिरुवनंतपुरम में जो स्थानीय चुनाव हुए थे नगर निगम के, उसमें जिस तरीके से बढ़त हासिल करी थी और ख़ास तौर से जो मेयर का जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी के पास आई। आप देखें कि 2016 और 2021 के जो विधानसभा चुनाव यहाँ पर हुए थे, भारतीय जनता पार्टी ने लगातार यहाँ पर वोट प्रतिशत है उसमें बढ़ोतरी करी थी। 2021 में 12% के आसपास वोट था और 2024 के जो लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें जो वोटिंग परसेंट है वो बढ़कर 19% से ज़्यादा हो गया था और त्रिशूर में एक जो सीट है वो भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा की जीती थी। तो शहरी जो क्षेत्र है वहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों का कहना है कि वो बहुत बेहतर प्रदर्शन करेंगे। कई तरह के मुद्दे भी हैं। आप देखें कि सबरीमाला एक बड़ा मुद्दा है, भगवान अयप्पा मंदिर से जो सोना चोरी हुआ वो एक बड़ा इशू है। ये तिरुवनंतपुरम की अगर हम बात करें तो कई सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ पीने के पानी की समस्या है। कल भी हम कुछ इलाकों में गए थे तो जहाँ लोगों का ये कहना है कि जो प्रॉपर जो वाटर सप्लाई है वो नहीं हो पा रही है। इतना डेवलप और इतना केरला दूसरे राज्यों से आगे होने के बावजूद तो कहीं ना कहीं जो एलडीएफ की सरकार है उस पर भी कई तरह के करप्शन से लेकर बेरोजगारी जैसे तमाम जो चार्ज हैं वो लगे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार एक तरीके से दबाव बनाया जा रहा है, लगातार आरोप भी लगाए जा रहे हैं वर्तमान सरकार पर। अब देखना है कि यहाँ की जो जनता है वो किसे गद्दी पर बैठाती है। दूसरे जो छोटे छोटी पॉलिटिकल पार्टी हमने देखा था बिहार में आरजेडी, जेडीयू जैसी पार्टियां भी यहाँ पर एक तरीके से राजनीतिक जो खेल है उसमें उतरे हुए हैं। तो ये छोटे छोटे जो दल हैं जो बहुत कम मार्जिन वाली सीटें उस पर एक कह सकते हैं कि एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चौंका सकते हैं। तो केरल का जो चुनाव और उसके बाद जो नतीजे आएंगे वो काफ़ी चौंकाने वाले हो सकते हैं, खासतौर से उन पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो हमेशा ये सोचती हैं कि एक बार एलडीएफ आएगी और एक बार यूडीएफ आएगी। बिल्कुल, तो चुनावों की तारीख समीप आती जा रही है और सभी राजनीतिक पार्टियां इस समय पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को लोक लुभावन वायदों से लुभाया जा सके ताकि जनादेश उनके पक्ष में आए। फिलहाल नीरज, अश्विनी और सौरभ, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, तो साफ तौर पर चुनावी बिगुल बज चुका है। अब ऐसे में ऊँट किस करवट बैठेगा इसका सिर्फ आप जो अंदाज़ा है या फिर आकलन है वो वक्त बता सकता है। फिलहाल अभी समय हो चला है कि छोटे से ब्रेक के उस पार आकर जानेंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ खास हो रहा है। आप जुड़ रहिए नया सवेरा के साथ। महाशय धर्मपाल जी के 130वें जन्मदिन पर एमडीएच मसालों पर पाइए 10% एक्स्ट्रा। अब स्वाद के साथ बचत भी। अब पाइए बचत ही बचत। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास खबरें। तो सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम एशिया की ताज़ा स्थिति की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन ईरान में सही लोगों से बात कर रहा है और वो समझौता करने के लिए बेताब हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेरी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो इन चर्चाओं में शामिल हैं। व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने कहा कि ईरानी शासन इस बात पर सहमत हो गया है कि वह कभी परमाणु हथियार नहीं बनाएगा। ये दावा ट्रंप पहले भी कर चुके हैं। जब ट्रंप से पूछा गया कि ईरान के साथ शांति समझौते के सफल होने की उन्हें कितनी उम्मीद है, तो उन्होंने जवाब दिया कि यह युद्ध जीत लिया गया है। इस बीच अमेरिका ने जंग खत्म करने के लिए 15 बिंदुओं वाला एक प्रस्ताव रखा। वहीं ईरान ने गैर शत्रु तेल जहाजों के लिए हॉर्मुज़ स्ट्रेट को खोल दिया है। और इस बीच इजरायल ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि उसकी सेना दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी तक के एक बड़े हिस्से पर कब्जा करेगी। इजरायल के रक्षा मंत्री इस्राएल कात्स ने इस पूरे इलाके को सुरक्षा क्षेत्र यानी सिक्योरिटी जोन करार दिया। इसके साथ ही इजरायली सेना गाजा अभियान की तर्ज पर सीमावर्ती गांवों में इमारतों को जमींदोज कर एक डिफेंसिव बफर को तैयार कर रही है। गौरतलब है कि इजरायल ने इससे पहले साल 2000 तक दक्षिणी लेबनान पर अपना कब्जा बनाए रखा। इजरायल के इस ऐलान के बाद लेबनान में ईरान समर्थित संगठन हिजबुल्लाह ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। हिजबुल्लाह ने दक्षिणी लेबनान पर कब्जे की कोशिश को लेबनानी राज्य के अस्तित्व का संकट बताते हुए इसका कड़ा सैन्य प्रतिरोध करने की चेतावनी दी है। दूसरी तरफ आपको बताएं, संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने इजरायली रक्षा मंत्री की इस बयानबाजी को बेहद चिंताजनक बताया है। और पश्चिम एशिया तनाव का असर कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है। बुधवार को वैश्विक बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में हल्की गिरावट दर्ज की गई। ब्रेंट क्रूड तेल जो कि वैश्विक बाजार का बेंचमार्क है, करीब उसकी कीमत 6% गिरकर 98.30 प्रति बैरल पर पहुंची। वहीं अमेरिका का बेंचमार्क तेल अनुबंध जिसे हम वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट कहते हैं वो 5% गिरा और गिरकर 87.72 प्रति बैरल पर आ गया। इसी के साथ एशियाई बाजारों में जापान का निकेई सूचकांक और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3% से अधिक बढ़ गए। और तेल की कीमतों का असर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान को शांति योजना भेजने के बाद देखा गया। इसके साथ ही लगभग 1 महीने से जारी युद्ध को समाप्त करने की उम्मीद जताई जा रही है, लेकिन ईरान और इजरायल के बीच अभी भी युद्ध जारी है। और पश्चिम एशिया की ताज़ा स्थिति पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता चंद्रशेखर जोशी। चंद्रशेखर, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप जिस तरह से ये बयानबाजी कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ईरान इस वक्त बेताब है कि किस तरह से युद्ध को खत्म किया जाए, इस बेताबी वाली बात में कितनी सच्चाई है? और जिस तरह का जो एक 15 सूत्रीय एजेंडा उन्होंने तैयार किया, क्या वाकई इस पर ईरान हामी भरेगा? देखिए, दोनों ओर काफी दबाव तो है इस वक्त युद्ध खत्म करने के लिए। और प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से जो कहा जा रहा है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़ने को तैयार है, अपना यूरेनियम संवर्धन छोड़ने को तैयार है, और साथ ही साथ उनका कहना है कि उन्होंने ईरान की मिसाइल कैपेबिलिटी, ईरान की पूरी जो एयरफोर्स है, नेवी है, आर्मी है, उसको पूरी तरह से तहस नहस कर दिया है। और उनका ये भी कहना है कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है, काफ़ी अच्छी ये बातचीत चल रही है। तो ये बातचीत कहीं ना कहीं चल रही है और जो मध्यस्थ देश हैं उनके माध्यम से ईरान को एक 15 पॉइंट का एक एजेंडा भी ईरान को भेजा गया है और ईरान की ओर से भी इस पर मध्यस्थों के माध्यम से जवाब मिल रहा है। और ये कहा जा सकता है कि ईरान भी कहीं न कहीं इस जो तनाव है इसको कम करना चाहता है, युद्ध को खत्म करना चाहता है, क्योंकि ज़्यादा जानकारी इस वक्त हम साझा करने की स्थिति में तो नहीं है। लेकिन आप पूरी स्थिति को देखें तो जो खाड़ी देश हैं, खाड़ी देश में 1 या 2 देश ऐसे हैं जिन पर पिछले 24 घंटे से कोई हमला नहीं हुआ है जी। तो कहीं न कहीं ईरान की ओर से भी एक सिग्नल दिया है और ये आशा करते हैं कि ये जो बातचीत है ये सफल होगी और मध्य पूर्व में कहीं न कहीं जो तनाव है वो खत्म होगा। इसके साथ अगर देखें चंद्रशेखर तो कच्चे तेल को लेकर भी वैश्विक बाजारों में देखें तो थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ट्रंप के बयान से कहीं ना कहीं एक सकारात्मकता जरूर आई है, लेकिन ये कितना अमल में आया जाएगा और कौन कितना झुकेगा और साथ ही साथ कितनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनेगी, ये आने वाला वक्त जरूर दिखाएगा। लेकिन कच्चे तेल को लेकर इस समय पश्चिम एशिया में जो संकट गहराया हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं ये जो गिरावट है एक पॉजिटिव साइन दे रही है।
बिल्कुल, ये एक पॉजिटिव साइन है और लगातार जिस तरह के बयान आ रहे हैं, खासकर व्हाइट हाउस से या प्रेसिडेंट ट्रम्प की ओर से जिस तरह के बयान आ रहे हैं, उससे कहीं न कहीं एक आशा जगी है कि मध्य पूर्व में जो ये जिसको हम यहाँ से पश्चिम एशिया बोलते हैं, जो ये पूरा तनाव है, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, ये कहीं न कहीं खत्म होगी। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये है कि दोनों ओर अगर दोनों पक्षों की हम बात करें तो दोनों पक्षों में जाहिर सी बात है जिस तरह की स्थिति है उसमें विश्वास की काफी कमी है और दोनों पक्ष एक दूसरे को लेकर के काफी सशंकित हैं। यही कारण है कि एक तरफ जहां बातचीत चल रही है वहीं पश्चिम एशिया में अमेरिका की ओर से मरीन्स या ग्राउंड फोर्सेज वहां पर भेजी गई हैं और अभी खबर आ रही है कि 1000 और मरीन्स वहां पर भेजे गए हैं। तो इसको या तो दबाव बनाने की हम एक रणनीति कह सकते हैं या जो एक युद्ध का माहौल है, काफी संबंध खराब हैं, विश्वास की कमी है दोनों पक्षों में, तो वो भी यहाँ पर देखा जा रहा है। लेकिन जिस तरह के बयान आ रहे हैं और जो एक बातचीत का माहौल बना है उसको लेकर के काफी पॉजिटिव सिग्नल मार्केट की ओर से भी आ रहे हैं और इसका फर्क कच्चे तेल के दामों में भी पड़ा है। लेकिन शंका दोनों ओर में है कि आने वाले 2-3 दिन के बाद क्या होगा, क्या बातचीत सफल होगी, युद्ध रुक जाएगा या बातचीत सफल नहीं होगी और वहां पर अमेरिका और इजराइल की ओर से जो अपने मिलिट्री ऑपरेशन है उनको और बढ़ाया जाएगा, किसी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन वहां पर शुरू किया जाएगा। तो एक तरह का शंका का माहौल जरूर है, लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि बातचीत चल रही है मध्यस्थों के माध्यम से और इस बातचीत में दोनों ओर से कुछ अच्छे सिग्नल भी आ रहे हैं। चलिए, तो अच्छी बात है कि कूटनीतिक डायलॉग जारी है और हालांकि कई ऐसे बिंदु जहां पर पेच फंसा है, लेकिन उम्मीद है कि रोशनी की किरण जल्द ही निकलकर सामने आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर, इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के लिए। और वहीं बात करते हैं अब कि दुनिया भर में क्या कुछ खास हो रहा है और बात करेंगे इसमें क्यूबा की राजधानी हवाना से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि क्यूबा की राजधानी हवाना में एक जहाज मानवीय सहायता लेकर पहुंचा है। इसमें खाद्य सामग्री, दवाइयां और सोलर पैनल शामिल है। यह आपूर्ति क्यूबा पर अमेरिकी दबाव और तेल आपूर्ति में कटौती के बीच राहत के तौर पर आई है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों के बाद तेल आपूर्ति पर लगी रोक ने क्यूबा के लिए कई तरह की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने एक राजनयिक प्रतिनिधिमंडल को अमेरिका भेजने से पहले मुलाकात की। ये प्रतिनिधिमंडल 2019 से ठप्प पड़े द्विपक्षीय संबंधों को बहाल करने की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है। इसी प्रतिनिधिमंडल को वॉशिंगटन के साथ संचार चैनलों को फिर से स्थापित करने, वेनेजुएला की अंतर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा को बढ़ाने, ऊर्जा, व्यापार और निवेश सहित प्रमुख क्षेत्रों में समझौता को बढ़ावा देने का जो दायित्व है वो सौंपा गया है। संयुक्त राष्ट्र ने सूडान के पूर्वी दारफुर में अल दीन टीचिंग अस्पताल पर हुए ड्रोन हमले की कड़ी निंदा की है। इस हमले में बच्चों और स्वास्थ्य कर्मियों समेत कम से कम 60 लोगों की मौत हो गई। संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने बताया कि एंटोनियो गुटेरेस ने सभी पक्षों से अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने और नागरिकों को और स्वास्थ्य सुविधाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की अपील की है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और तनाव के बीच इजराइल ने आधिकारिक तौर पर दक्षिणी लेबनान में लितानी नदी के पास एक बड़े हिस्से पर कब्जा करने की घोषणा की। इजराइल रक्षा मंत्रालय के कार्यालय काट्स ने पूरे इलाके को सुरक्षा क्षेत्र यानी सिक्योरिटी जोन करार दिया। इस घोषणा पर हिजबुल्लाह ने भी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए सैन्य जवाब की चेतावनी दी। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने हालिया स्थिति को बेहद चिंताजनक बताया है। और आइए अब बात करते हैं नवरात्र उत्सव की। आज बिल्कुल, तो देश भर में चैत्र नवरात्र के पावन उत्सव को श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। आज नवरात्रि का 7वां दिन जो मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की उपासना को समर्पित है। मां कालरात्रि को संकटों का नाश करने वाली और भय को समाप्त करने वाली देवी माना जाता है। भक्त आज उनके चरणों में शीश नवाकर जीवन में सुरक्षा, शक्ति और निडरता की कामना कर रहे हैं। नवरात्रि के 7वें दिन आज हर तरफ भक्ति और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 7वें दिन मां कालरात्रि की पूजा की जाती है। मां कालरात्रि का स्वरूप भले ही उग्र और भयंकर प्रतीत होता हो, लेकिन वे अपने भक्तों के लिए अत्यंत शुभ और कल्याणकारी मानी जाती हैं। मान्यता है कि उनकी पूजा से सभी प्रकार के भय, बाधाएं और नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और जीवन में साहस का संचार होता है। मां कालरात्रि का स्वरूप अत्यंत प्रभावशाली है। उनका रंग काला है। वे गर्दभ यानी गधे पर सवार रहती हैं और उनके केश खुले होते हैं।
उनके 4 हाथ हैं जिनमें अस्त्र शस्त्र और वरमुद्रा होती है। उनका ये रूप ये संदेश देता है कि अंधकार चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, आखिर में जीत प्रकाश की ही होती है। इस दिन भक्त विशेष रूप से गुड़ और नारियल का भोग लगाते हैं, जिससे कष्टों का नाश और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मां कालरात्रि की आराधना से शनि और अन्य ग्रहों के दुष्प्रभाव भी कम होते हैं। साथ ही ये दिन साधना और आत्मबल को मजबूत करने के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मंदिरों में दुर्गा सप्तशती का पाठ और विशेष पूजा अर्चना के साथ वातावरण और भी पवित्र हो गया है। कहा जाता है कि मां कालरात्रि की उपासना से साधक को न केवल बाहरी संकटों से मुक्ति मिलती है, बल्कि उसके भीतर छिपे भय और कमजोरियों का भी नाश होता है। नवरात्रि का ये दिन हमें सिखाता है कि जीवन की हर चुनौती का सामना निर्भय होकर करना चाहिए। उम्मीद है कि मां कालरात्रि का आशीर्वाद सभी भक्तों पर बना रहेगा और उनके जीवन से हर प्रकार का अंधकार दूर होकर सुख, शांति और समृद्धि का प्रकाश फैलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस समय हमारी संवाददाता सुरेश शर्मा सीधा छतरपुर मंदिर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। चलते हैं सुरेश के पास। सुरेश, सबसे पहले तो आप दर्शन करा दीजिए माँ के। आज माँ के 7वें स्वरूप की पूजा हो रही है। साथ ही एक बड़ी कंफ्यूजन ये है कि अष्टमी कब है, नवमी कब है, तो उसको लेकर भी बता दीजिए कि कब अष्टमी की जाए और नवमी की जाए। बिल्कुल भावना, सबसे पहले आपको और हमारे तमाम सभी दर्शकों को हम माँ महिषासुर मर्दिनी के दर्शन करवा देते हैं। आप देखिए, हम अभी छतरपुर मंदिर में हैं और माँ का कितना सुंदर और सौम्य स्वरूप है। देखने को तो ये इस स्वरूप में माँ राक्षस का वध कर रही है, लेकिन आप साथ ही देखिए राक्षस का वध तो वो कर रही है, लेकिन जो सौम्यता, जो ममता माँ के चेहरे पे नजर आ रही है, वो सिर्फ और सिर्फ अपने श्रद्धालुओं के लिए, अपने बच्चों के लिए है। इतना सुंदर स्वरूप है माँ का। माँ ने जड़ाऊ मुकुट पहन रखा है, सफेद, गुलाबी, नारंगी फूलों की, यानी कि आप कह सकती हैं कि 7 रंगों की इंद्रधनुषी माला माँ ने अपने गले में धारण की हुई है। इतना सुंदर स्वरूप माँ का है। और साथ ही आप देखिए, लगातार सुबह से पूरे भारतवर्ष में अगर कहें तो ब्रह्म मुहूर्त से माँ की आराधना उपासना की जा रही है। और यहाँ छतरपुर मंदिर में भी आप देख सकती हैं, लोग आ रहे हैं, नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं और साथ ही में अपनी आस्था और श्रद्धा के फूल अपने हाथ में लेकर के, मन में भाव लेकर के माँ के पास आ रहे हैं। आपने मुझसे पूछा था कि हम किस दिन अष्टमी मनाएं, किस दिन नवमी मनाएं। देखिए, यहाँ तमाम मंदिरों में हमने बात की और वहाँ से यही पता चला कि क्योंकि कल अष्टमी मनाई जा रही है, चाहे झंडेवालान मंदिर की बात करें या यहाँ पर छतरपुर मंदिर की बात करें, तो वहाँ कल अष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। और साथ ही में नवमी परसों यानी कि 27 तारीख को मनाई जाएगी, क्योंकि नवमी जो है वो ब्रह्म मुहूर्त से, यानी कि जो सूर्योदय से जो नक्षत्र जो लग रहा है, जो मुहूर्त आ रहा है, वो 29 तारीख को है। हालांकि उस समय कुछ जल्दी, यानी कि 10 बजे तक कहा जा रहा है, 10 बजे तक या 11 बजे तक उस समय तक नवमी रहेगी। इसीलिए कल दुर्गा अष्टमी, क्योंकि सुबह प्रातः काल से सूर्योदय की किरणों से कल अष्टमी लग रही है, इसलिए कल अष्टमी और परसों नवमी मनाई जाएगी। और अब मैं आपको साथ ही बता देती हूँ, यहाँ पर हमारे साथ इस मंदिर के CEO भी हैं। सर, हमें कुछ बताइए माँ के दर्शन के बारे में। और हम सब जानते हैं कि माँ के विशेष प्रकार के फूलों की माला तैयार होती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को थोड़ा। जहाँ तक श्रृंगार का सवाल है, तो माता का श्रृंगार देसी और विदेशी दोनों तरह के फूलों से किया जाता है। और कल छठी का दिन था, छठी माँ कात्यायनी का दिन है, तो सारे मंदिर को फूल बंगले की तरह सजाया जाता है। जिस दरबार में हम खड़े हैं, ये माँ महिषासुर मर्दिनी का दरवाज़ा है और ये सिर्फ पूर्णिमा को खुलता है या फिर नवरात्रों में खुलता है, क्योंकि माँ महिषासुर मर्दिनी का जन्म राक्षसों को मारने के लिए हुआ था। तो बाबा ने इसमें इतनी ऊर्जा दी हुई है कि कहते हैं कि अगर हम ये द्वार रोज खोलेंगे और रोज आप दर्शन करोगे तो पागल हो जाओगे। इतनी ऊर्जा आप सहन नहीं कर सकते, मानव शरीर में इतनी ऊर्जा सहन कर। जी, तो इसीलिए ये पावन दिन चुने गए हैं, यानी कि नवरात्रि में, यानी कि सुरेश की माँ के स्वरूप में जहाँ ममता है, वहाँ राक्षसों को मारने की शक्ति भी है। इसीलिए शक्ति के उपासना के स्वरूप के तौर पर माँ की आराधना की जाती है, जो माँ का 7वां स्वरूप है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुरेश। और आपका हम इसलिए भी शुक्रिया अदा करते हैं कि हमने घर बैठे स्टूडियो से माँ के इतने मनभावन और आध्यात्मिक दर्शन के। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। वहीं नवरात्र के बाद आइए बात करते हैं पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई, और आज देखते हैं कि मनी मंत्र में क्या फंडा हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं
हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई। आपको बताते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस को किस प्रकार आप चुन सकते हैं, यानी कि क्या LIC या फिर हेल्थ। तो लाइफ इंश्योरेंस जो होती है वो आपके परिवार को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है। वहीं अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो वो आपकी हेल्थ कवर में मानी जाती है। तो कमाने वाले सदस्य के ना रहने का एक पर बहुत बड़ा सहारा मानी जाती है लाइफ इंश्योरेंस। बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्च में मदद करती है लाइफ इंश्योरेंस। आने वाले मुश्किल समय में भविष्य की बड़ी वित्तीय योजना के तौर पर भी लाइफ इंश्योरेंस को जाना जाता है। आइए अब हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में आपको बताते हैं। जिम्मेदारियों की सुरक्षा देती है हेल्थ इंश्योरेंस। अगर अस्पताल के खर्चों की बात की जाए, उसे सुरक्षा की भी जो प्रोटेक्शन है वो हेल्थ इंश्योरेंस देती है। अचानक बीमारी आ जाती है और उसमें आपको सेविंग्स की ज़रूरत होती है, तो उस सेविंग की सुरक्षा भी हेल्थ इंश्योरेंस कहीं न देती है। और अगर हॉस्पिटलाइजेशन की बात आ जाए तो कैशलेस इलाज सुविधा में भी हेल्थ इंश्योरेंस बहुत मददगार साबित होती है। मेडिकल इमरजेंसी के दौरान भी हेल्थ इंश्योरेंस एक बेहतर विकल्प है। तो आइए अब रुक करते हैं एक दिन एक उत्सव में क्या कुछ खास है, आपको दिखाते हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में वसंत महोत्सव हर साल विशेष धूमधाम से मनाया जाता है और यह उत्सव चैत्र मास में मनाया जाता है। वसंत ऋतु के आगमन के साथ मंदिर में एक नई ऊर्जा और उल्लास का संचार होता है। इस दौरान मंदिर की सुंदर सजावट, विशेष पूजा विधियां और श्रद्धालुओं का उत्साह इस पर्व को और खास बनाता है। हर साल इस पर्व के दौरान मंदिर में हजारों श्रद्धालु इकट्ठा होते हैं जो देवी दुर्गा के दर्शन के साथ इस अवसर में दिव्यता का अनुभव करते हैं। देखिए रिपोर्ट। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में वसंत महोत्सव हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। चैत्र मास में आयोजित होने वाले इस उत्सव में मंदिर की सजावट, पूजा विधियां और श्रद्धालुओं का उत्साह इस पर्व को और खास बनाते हैं। पूजा विधियों में शास्त्रों का पूर्ण पालन किया जाता है और श्रद्धालुओं को इस धार्मिक अनुभव से एक गहरी आस्था का अनुभव होता है। वसंत महोत्सव न केवल धार्मिकता का प्रतीक है, बल्कि ये सांस्कृतिक एकता का भी आदर्श प्रस्तुत करता है। यहाँ श्रद्धालु अपनी आस्थाओं को एकजुट करने के लिए इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस खास अवसर पर मंदिर में व्यवस्था और सुरक्षा का खास ध्यान रखा जाता है ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पूजा अर्चना कर सके और इस पर्व का पूरा आनंद उठा सके। मंदिर की सुंदर सजावट, शास्त्रों के अनुसार पूजा विधियां और श्रद्धालुओं का बढ़ता उत्साह इस उत्सव को और भी अविस्मरणीय बना देते हैं। इस पर्व ने न केवल आध्यात्मिकता का संदेश दिया है, बल्कि ये सांस्कृतिक एकता और श्रद्धा का प्रतीक भी बन चुका है। ये उत्सव श्रद्धा और समर्पण की भावना को जीवित करता है। विजयवाड़ा का कनक दुर्गा मंदिर दक्षिण भारत के प्रमुख और ऐतिहासिक मंदिरों में से एक है। मंदिर की विशेषता यहाँ की भव्यता, धार्मिक महत्व और सांस्कृतिक धरोहर में छिपी हुई है। मंदिर के आंतरिक भाग में खास तौर पर फूलों से सजावट, विभिन्न पूजा विधियां और दिव्य वातावरण श्रद्धालुओं को शांति और आस्था का एहसास कराते हैं। वसंत महोत्सव जैसे महत्वपूर्ण आयोजनों के दौरान मंदिर की भव्य सजावट और पूजा के आयोजन श्रद्धालुओं के दिलों में गहरी श्रद्धा का संचार करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए देखते हैं खबरें खेल जगत से स्पोर्ट्स ट्रैक में। तो
नया सवेरा के अंक में आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको दिखाते हैं सैन फ्रांसिस्को के यूनियन स्क्वायर में ट्यूलिप डे की कुछ मनमोहक झलकियां। आप इन मनमोहक झलकियों का आनंद लें। इसी के साथ आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ मुझे आंचल और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।